हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं और 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे पॉलिटिकल साइंस में। और आशा करती हूं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और पूरे क्वेश्चन जरूर देखें। आपके एग्जाम नजदीक आ रहे हैं और सेल्फ स्टडी पे पूरा फोकस उस पर भी रखें और साथ साथ वीडियो से हेल्प लेते रहें। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो भी जरूर देख लें, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और थोड़े दिनों के बाद मैं नवंबर में फिर प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों को कराऊंगी, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कंप्लीट कराने की कोशिश रहेगी, 50-50 क्वेश्चन। ठीक है। बाकी ये सीरीज जो चल रही है ये चलती रहेगी। आगे आने वाले टीजीटी पीटी एलटी ग्रेड सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और यूजी नेट के लिए तो है ही। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह अवधारणा किसने प्रतिपादित की कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली बहुदलीय व्यवस्था के विकास की परिस्थितियां पैदा करती है? एम डुअर्जर, लेनिन, आर मिचेल्स, ई बर्ग। और राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, एम डुअर्जर। तो बहुदलीय व्यवस्था की उत्पत्ति क्यों होती है, इस संबंध में मोरिस जो है डुअर्जर है, इनका कहना है कि इसका एक कारण राजनैतिक सहिष्णुता, ठीक है, का अभाव होता है। डुअर्जर के अनुसार बहुदलीय व्यवस्था के निर्माण का एक अन्य कारण अनुपातिक प्रतिनिधित्व पूर्ण व्यवस्था भी है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, वह मतदान व्यवस्था जिसमें मतदाता किसी प्रत्याशी को एक से अधिक मत दे सकता है तो क्या कहलाता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, बहुल मतदान, बहुमत मतदान, सामाजिक मतदान या संचयी मतदान। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, संचयी मतदान कहा जाता है उसे, जिसमें क्या होता है, मतदाता जो होता है वो किसी प्रत्याशी को एक से अधिक वोट दे सकता है। ठीक है, तो संचयी मतदान जो प्रणाली है उसके अंतर्गत मतदाता अपने वोट को एक या एक से अधिक प्रत्याशी को दे सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो इसके अंतर्गत मतदाता अपने वोट को किसी एक को दे सकता है या अन्य प्रत्याशियों में भी बांट सकता है। ठीक है, यानी एक को भी दे सकता है और अन्य लोगों में भी वो बांट सकता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे संचयी मतदान कहा जा सकता है। ठीक है, उसे कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, आनुपातिक कथन है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व का साधारणतः बहुदलीय व्यवस्था से संबंध होता है। इसका कारण क्या है, इस व्यवस्था में छोटे दलों के लिए कुछ सीट प्राप्त करना आसान होता है। राइट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, दोनों बातें सही हैं और इसकी व्याख्या भी ये सही है। देखिए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व का साधारणतः बहुदलीय व्यवस्था में बहुदलीय व्यवस्था जो है उससे संबंध होता है। ठीक है, और इस व्यवस्था में जो छोटे दल होते हैं उनके लिए कुछ सीटें प्राप्त करना भी आसान होता है, और इस तरह कथन और कारण दोनों ही सही हैं और कारण की सही व्याख्या आर जो है ये की कथन की सही व्याख्या कारण कर रहा है। ठीक है, राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, वोट देने का अधिकार। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बार बार पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, टीईटी पीटी एलटी सभी में पूछा जाता है और इसमें कंफ्यूज बहुत हो जाते हैं बच्चे। ठीक है, तो इसलिए इसका ध्यान रखें। सामाजिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, वोट देने का अधिकार क्या है, विधिक अधिकार या व्यक्तिगत अधिकार है? पीजीटी 2013 में क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, पीजीटी 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, राजनीतिक अधिकार है। ठीक है, देखिए अधिकारों को जैसा कि कई भागों में बांटा गया है, जैसे सामाजिक अधिकार हो गया, ठीक है, आपका राजनीतिक अधिकार हो गया, धार्मिक अधिकार हो गया, आर्थिक अधिकार हो गया और कानूनी अधिकार हो गया और वोट देने का अधिकार हो गया। ठीक है, तो वोट देने का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार, ये जो है राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, निर्वाचित होने का अधिकार और ये वोट देने का अधिकार, ये किसमें आते हैं, ये आते हैं राजनीतिक अधिकार में आपके। ठीक है, पॉलिटिकल राइट्स आपका है। नेक्स्ट है, मताधिकार का यह नियम अधिकांश देशों द्वारा अपनाया गया है, संपत्ति आधारित, आयु आधारित, शिक्षा आधारित या लिंग आधारित? राइट ऑप्शन है आयु आधारित। ठीक है, अधिकतर देशों में क्या अपनाया गया, आयु आधारित, यानी अधिकांश जो विश्व के राष्ट्र हैं, देश हैं, वो आयु अधिकारी जो आधारित मतगणना मताधिकार का सिद्धांत है इसको अपनाया गया है। जैसे
जापान है, जापान में 25 वर्ष। ठीक है, जर्मनी है, जर्मनी में ठीक है 20 वर्ष। आपका जो है नॉर्वे है, नॉर्वे में है 23 वर्ष। ठीक है, और ब्रिटेन है, अमेरिका है, रूस है, यहाँ पे क्या है 18 है। ठीक है, और हमारे भारत में भी 18 वर्ष है। ठीक है, अपने देश में भी हमारे 18 वर्ष है, बालिग माना जाता है 18 वर्ष के बच्चे को। और यह माना जाता है कि 18 वर्ष अगर पूरा कर लिया है तो बालिग हो चुका है बच्चा, और उसको सोच और समझ जो है उसके अंदर सोच समझ की शक्ति का विकास हो चुका है, और वह अपना भला कर सकता है, दूसरे का भला कर सकता है, वह समझदार हो चुका है। ठीक है, लेकिन ये जो 18 वर्ष पहले कितनी थी आयु अपने यहाँ 21 वर्ष थी। ठीक है, अब कितनी है 18 वर्ष है। ठीक है, तो ये किस संशोधन द्वारा 18 वर्ष हुई है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा संशोधन था जिसके द्वारा 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष आयु की गई? तो राइट ऑप का जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको नोट कर लेना है 61वां, क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है। 61वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, 61वां जो संविधान संशोधन था उसके द्वारा अपने यहाँ 21 वर्ष से हटा के 18 वर्ष आयु कर दी गई है। ठीक है, तो ये 61वां संशोधन द्वारा कितनी कर दी गई है 18 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन महिला मताधिकार का प्रबल समर्थक था? हेनरी मेन, सिजविक, मैकाले, लेकी, और आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सिजविक। ठीक है, देखिए स्त्री मताधिकार के सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली समर्थक विचारकों में जॉन स्टुअर्ट मिल का यहाँ नाम नहीं है, लेकिन जॉन स्टुअर्ट आए तो वो मेन हो जाएंगे, जॉन स्टुअर्ट। ठीक है, मिल, जिसे जेएस मिल कहते हैं हम लोग शॉर्ट में, तो जॉन स्टुअर्ट मिल। ठीक है, ये प्रबल समर्थकों में है। जेरेमी बेंथम भी हैं। ठीक है, जेरेमी बेंथम ये भी समर्थन में है। थॉमस हेयर हैं, वो भी समर्थन में है। ठीक है, हेयर, तो हेयर भी समर्थक में है, और सिजविक, लोयलेले ये भी है। ठीक है, तो सिजविक भी है, यहाँ पे उन लोगों का नाम नहीं दिया है तो सिजविक आ जाएंगे। ठीक है, और सर्वप्रथम इनका तर्क था। ठीक है, सिजविक इनके जैसे नाम आते हैं, तो इनका तर्क था कि लिंग विभेद से मताधिकार का कोई संबंध नहीं है, यानी लिंग मतभेद जो है उससे मताधिकार से ये है कोई मतलब इसका रिलेशन नहीं है। और यदि किसी व्यक्ति में मताधिकार प्राप्त करने की सब योग्यताएं हैं, यानी आप काबिलियत रखते हैं, योग्यता रखते हैं, ठीक है, आपके अंदर काबिलियत है, तो मताधिकार से उसे केवल इसलिए नहीं वंचित करना तर्कसंगत है कि वह क्या है, स्त्री है यानी महिला है। ठीक है, अगर सारी योग्यताएं एक महिला रखती है तो फिर उसे कोई भी अधिकार नहीं है कि उसे रोका जाए। और सरासर अगर ऐसा होता है तो सरासर अन्यायपूर्ण है, अविवेकी है और तर्कहीन है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका सिजविक। 7 क्वेश्चन है, किसने कहा कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है? लास्ट की गिलक्राइस्ट, गेटल, गार्नर, और राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी गिलक्राइस्ट ने कहा है कि मताधिकार का मत देने का अधिकार होता है, और अर्थ होता है मत देने का अधिकार, यानी मताधिकार का मतलब मत देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार। ठीक है, जब वयस्क समस्त वयस्क नागरिक को चाहे वे किसी भी जाति के हो, वर्ग के हो, मत देने का अधिकार हो, उसे सार्वलौकिक या वयस्क मताधिकार कहा जाता है। और गिलक्राइस्ट ने कहा कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है। ये कहा है किसने? ये कहा है गिलक्राइस्ट ने। 8 क्वेश्चन है, दबाव समूह के द्वारा कौन सा तरीका नहीं अपनाया जाता है? संगोष्ठी, प्रचार, लॉबिंग यानी पछिटा, चुनाव लड़ना। राइट ऑप्शन हो जाएगा चुनाव लड़ना। देखिए दबाव समूह जो होता है वो चुनाव, ठीक है, नहीं लड़ता, प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आता है। ठीक है, एक तरीके से एक गुट कह सकते हैं ये होता है। देखिए ये अपने हितों की पूर्ति के लिए कई तरीके अपनाते हैं।
ठीक है, पीछे रह के प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आते, लेकिन पीछे रह के साइड में रह के अपना कार्य करते रहते हैं, प्रेशर में रखते हैं, दबाव में रखते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से प्रेशर जो है ग्रुप है। ठीक है, देखिए ये संगोष्ठी आयोजित करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, लॉबिंग करते हैं यानी आंकड़े प्रकाशित करते हैं, रिश्वत बेईमानी अन्य उपाय जो भी इनसे हो सकता है वो भी ये करते हैं, चाहे कुछ भी हो। संसद सदस्यों के मनोनयन में रुचि भी लेते हैं, प्रदर्शन भी करते हैं, लेकिन चुनाव नहीं लड़ते। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारत में स्वास्थ्य तथा सम्यक जनमत निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सबसे बड़ी बाधा है? निरक्षरता, क्षेत्रीय असंतुलन, बड़ा परिवार, असंगठित बाजार। सबसे बड़ी जो बाधा है वो क्या है हमारे भारत में? ठीक है, सारी चीजें तो है ही, लेकिन सबसे जो बड़ी बाधा है वो है निरक्षरता। ठीक है, शिक्षा का अभाव, एजुकेशन नहीं है तो आपके सोचने और समझने की शक्ति भी आपके पास नहीं है। ठीक है, एजुकेशन का महत्व बढ़ जाता है। एजुकेशन का मतलब, शिक्षा का मतलब होता है व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण विकास, सर्वांगीण विकास जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो शिक्षा के द्वारा क्या होता है? सर्वांगीण विकास होता है, चहुमुखी विकास। ठीक है, सर्वांगीण विकास। तो जो शिक्षा विहीन है, जिसके पास शिक्षा नहीं है, जो निरक्षर है, उसके पास सोचने समझने आदि की, तर्क करने की ये सब शक्तियां नहीं होती हैं। ठीक है, इसलिए सबसे बड़ी बाधा क्या है? निरक्षरता। ठीक है, देखिए भारत में स्वास्थ्य तथा सम्यक जनमत के निर्माण में सबसे बड़ी बाधा निरक्षरता, और किसी भी राष्ट्र के निर्माण में वहां की शिक्षा जो व्यवस्था है, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम जो है उसका बहुत बड़ा हाथ होता है। ठीक है, अगर कोई देश प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है, तो वहां शिक्षा का बहुत महत्व है। जो भी देखेंगे आप, जहाँ पे अच्छी पढ़ाई लिखाई है, जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, लोग पढ़ लिख रहे हैं, वहां पे इतनी गरीबी, इतनी भुखमरी, सारी चीजें नहीं होती हैं। ठीक है, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति बिल्कुल अपने परिवार का पालन कर सकता है, कुछ कर सकता है। ठीक है, तो देखिए किसी भी देश के विकास में शिक्षा जो है महत्वपूर्ण योगदान देती है, और क्योंकि वहां की साक्षरता ही वहां के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, और निरक्षरता जो है किसी भी देश के विकास में बाधा ही उत्पन्न करेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अज्ञात साम्राज्य के रूप में जाना जाता है राजनीतिक दलों को, दबाव समूह, क्षेत्रीय दलों को। तो अज्ञात समाज जो है यानी जिसे जाना नहीं जाता, अज्ञात होता है लेकिन साम्राज्य होता है, वो कौन होता है? वो होता है दबाव समूह। ठीक है, तो दबाव समूह को इससे जाना जाता है अज्ञात साम्राज्य के रूप में। ठीक है, ये अपने हितों की पूर्ति करते हैं, अपने समूहों की हितों की पूर्ति करते हैं, और एक तरीके से राजनीतिक होते हैं ये, और राजनीतिक दलों की भांति ये न ही पूर्णतः राजनीतिक भी नहीं होते, सामने भी नहीं आते हैं। ठीक है, और तो सारी चीजें ये अपनाते हैं, हथकंडे, जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। ठीक है, नेक्स्ट है, दबाव समूहों की भूमिका किसके कल्याण तक सीमित है? समाज के सीमांतक वर्ग, समाज के समस्त वर्ग, सिर्फ उसके अपने सदस्य, या समष्टि मानवता? राइट ऑप्शन हो जाएगा सिर्फ उस पे अपने सदस्य। तो दबाव समूह एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा सामान्य हित वाले व्यक्ति सार्वजनिक मामलों को प्रभावित करने का क्या करते हैं? प्रयत्न करते हैं। ठीक है, कोशिश करते हैं, और वे अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए बहुत सारे साधन जो होते हैं, जो भी उपयुक्त लगता है उसे वो अपनाने से पीछे नहीं हटते। ठीक है, राइट ऑप्शन ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मॉरिस डुवर्जर द्वारा बताए गए राजनीतिक दल के संगठन का बुनियादी तत्व नहीं है? क्रॉक्स, श्रमिक, शाखा, सेल, या सेल प्रकोष्ठ? ठीक है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है यूके पीएससी में, लेक्चरर्स मेंस एग्जाम 2020 में आया हुआ है। ठीक है,
देखिए, मॉरिस डुअर्जर द्वारा बताए गए राजनीतिक दल के संगठन में बुनियादी तत्व तो शामिल होते हैं और प्रथम प्रकार की ढीली ढाली इकाई है क्रॉक क्लब, ठीक है, या समिति के रूप में होती है। और दूसरी प्रकार की इकाई जो होती है एकता वाली स्थानीय शाखा के रूप में होती है। तीसरे प्रकार की इकाई जो होती है वो साम्यवादी व्यवस्थाओं में कार्य करने के आधार पर आधारित अत्यधिक अनुशासित प्रकोष्ठ होती है। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन बी, ठीक है, श्रमिक। नेक्स्ट है ला पालुम्बरा एवं मायरन बीनर के वर्गीकरण के अनुसार प्रतियोगी दलीय व्यवस्था को 4 उपवर्गों में वर्गीकृत किया सकता है। निम्न में से कौन सा एक सत्य है? ठीक है, आधिपत्यवादी वैचारिक दल पद्धतियां, बहुलवादी वैचारिक दल पद्धतियां, उलटनी वैचारिक दल पद्धतियां, उलटनी फलमूलक दल पद्धतियां। ठीक है, तो कौन सी है जो निम्न में से कौन सा एक है जो सत्य है? ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा बहुलवादी वैचारिक दल पद्धतियां। ठीक है, ठीक है, ला पालुम बरा। ठीक है, देखिए ला पालुम बरा जो थे एक शिक्षक, अकादमिक शोधकर्ता और औद्योगिक सलाहकार के रूप में अपने अनुभवों के अलावा ला पालुम बरा ने राजनीतिक प्रक्रिया के व्यवस्थित और अनुभवजन्य अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए पत्रकारिता, ठीक है, पत्रकारिता उपयोग करने की मांग उन्होंने की थी। ठीक है, और उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की और कई वर्षों तक अमेरिका के संपादक और फिर इटली के भी वो संपादक रहे। ठीक है, और उन्होंने यह कहने की कोशिश की और इटली में एक पत्रिका थी जो दिखाने के लिए बनाई गई थी कि इटली पास्ता, पिज्जा, परफ्यूम सिर्फ उच्च फैशन के खूबसूरत देश से भी कहीं कुछ अधिक है। और कई वर्षों तक जो है संपादक के रूप में पालोम्बला ने इस पत्रिका के अंकों का परिचय प्रकाशित किया था। ठीक है, और आधिपत्य वैचारिक दल पद्धतियां क्या हैं? ठीक है, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, आधिपत्य वैचारिक दल पद्धतियां वो है जिस दल पद्धति में केंद्रीय प्रवृत्ति विचारधारा की होती है और सत्तारूढ़ जो दल होता है या दलों का जो मिला जुला समूह होता है लंबी अवधि तक क्या करता है, सरकार पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, सरकार पर नियंत्रण रखता है और ऐसी पद्धति में सत्तारूढ़ दल जो होता है या दलों का गठबंधन जो होता है बार बार क्या करता है, जब चुनाव आते हैं, चुनावी प्रतियोगिता होती है, तो अपने आप को क्या करता है, बनाए रखने की व्यवस्था करता रहता है। और अमेरिका में, ठीक है, न्यू डील और फेयर डील के समय ऐसी ही दल पद्धतियां रही थी। और विश्व युद्ध जब हुआ, विश्व युद्ध के बाद जापान की राजनीति में लिबरल जो था, लिबरल दल का छाया रहना भी अभी तक, नॉर्वे में डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट दल का सरकार पर नियंत्रण, और स्वच्छता जो है स्वतंत्रता के बाद भारत में अगर बात की जाए तो 30 वर्षों तक करीब कांग्रेस का राज रहा। तो ये सारी चीजें एक तरीके से इन्हें भी क्या करता है, आधिपत्य वैचारिक दल पद्धतियां जो है इन्हीं श्रेणी में ला देता है। ठीक है, तो किसी भी हद तक अपने आप को बनाए रखने में पूरा कामयाब होती हैं। और अभी बात की जाए तो जैसे कि बीजेपी पार्टी भी यही काम करने की कोशिश में है। ठीक है, और आधिपत्य फलमूलक पद्धतियां हैं, जैसे दल पद्धतियां हैं। ठीक है, और आधिपत्य जो ये उलटनी वैचारिक दल पद्धतियां हैं, ठीक है, ये है जो उलटनी वैचारिक दल पद्धतियां होती हैं। इसमें क्या होता है, दलों की केंद्रीय प्रवृत्ति विचारधारा इसमें रहती है, किंतु सत्ता में दलों की जल्दी जल्दी क्या होती है, अदला बदली होती रहती है, यानी अदल बदल होता रहता है। ठीक है, इसमें और इस प्रकार की पद्धतियों में समाज दो या अनेक विचारधारा एवं क्या करता है, बराबर बराबर से विभक्त हो जाता है, जिसमें कोई भी दल अपनी विचारधारा, ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, उलटनी वैचारिक दल पद्धतियां। ठीक है, तो कोई भी दल अपनी विचारधारा के अनुसार जो बनाई गई नीतियां होती हैं, शासन के तंत्र होते हैं, उसके माध्यम से क्रियान्वित करना क्या होता है, फिर असंभव होने लगता है। ठीक है, बार बार चीजें बदल रही हैं और तथा एक के बाद एक क्या होता है, दूसरा दल आने पर पूर्ववर्ती दल जो लागू की गई नीतियां होती हैं, आप देखते हैं जब सरकार आती है और बहुमत में नहीं रहती है, कुछ टाइम तक रहती है, उसके बाद क्या करती है, जो भी वो लागू नीतियां करते हैं, दूसरी सरकार आ जाती है उसे छोड़ देती है
वो अपना ही कुछ करने देते। जहां देश क्या होता है, एक विकास की गति जो उसकी ऐसे ऐसे चल रही है, वो क्या होती है, यहीं पे डंप कर जाती है। ठीक है, फिर दूसरी सरकार दूसरे हिसाब से करना शुरू कर देती है काम, तो इससे और दिक्कत ही होती है, बाधा ही होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें होती रहती है, उलटनी वैचारिक दल पद्धतियां। और फिर क्या होता है, सत्ता में या दूसरा जब जब सत्ता में आना आता है तो पूर्ववर्ती जो दल होता है उसके द्वारा जो भी ली गई होती है उसको क्या करता है, उसे उलटने की कोशिश करता है, पलटने की कोशिश करता है। एक बार आपने ये देखा होगा, यूपी में जब मायावती की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने काफी जिलों के नाम बदल दिए थे। ठीक है, लेकिन जब अखिलेश सरकार आई, सपा पार्टी आई, तो सपा ने क्या किया, उन नामों को तुरंत उलट दिया। ठीक है, अभी बीजेपी गवर्नमेंट, हमारी योगी सरकार ने भी कुछ नामों को चेंज किया, बदला। तो ये क्या करते हैं, उन जो उन्होंने काम किया उसे उलटने की जब कोशिश करते हैं तो उसे कहते हैं उलटनी वैचारिक दल पद्धतियां। ठीक है, ये हो जाती हैं। अब उलटनी फलमूलक पद्धतियां क्या है? ठीक है, उलटनीय जो है ये फलमूलक पद्धतियां। देखिए, इसमें क्या है, थोड़ा सा डिटेल में समझ लेंगे तो फिर हमेशा आपको चीजें याद रहेंगी। ठीक है, देखिए उलटनी बहुमूलक पद्धतियां, थोड़ा सा टाइम बेशक लगता है, लेकिन अगर अच्छी तरीके से कोई चीज समझ में आ रही है तो फिर वो हमेशा के लिए ठीक रहता है, आपको फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो उलटनी फलमूलक पद्धतियां क्या है, इसमें राजनीतिक दल बार बार सत्ता में आने के केंद्रीय प्रवृत्ति के कारण इसमें भी ऐसा ही होता है, और सत्ता में आते ही तेजी से आगे बढ़ने का क्या करते हैं, ये कार्यक्रम अपनाने लगते हैं। ठीक है, और ऐसी पद्धति वाले राजनीतिक दलों में वैचारिक मतभेद नहीं होते हैं, और सामान्य परिस्थितियों में अमेरिका है, ब्रिटेन है, राजनीति इस प्रकार की श्रेणी में रखे जा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार की श्रेणी में ये रखे जा सकते हैं। ठीक है, तो और कौन सा बच रहा है, सारा हो गया मेरे समझ से कंप्लीट। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये जो है फिर भी ठीक है, फल मूलक जो दल पद्धतियां हैं कम से कम ये तेजी से कार्य करते हैं, लेकिन ये उलटने वाला सिस्टम सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आशा करती हूँ आपको अच्छी तरीके से चीज समझ में आई हो, और वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चलिए 14 क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 क्वेश्चन है, द नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपुल हित समूह निम्नांकित में से किस देश का है? यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो ये फ्रांस कहाँ का है ये भी देखिए, आरपीएससी में आया हुआ है, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ है ये। ठीक है, और ये आया हुआ 2020 में क्वेश्चन। ठीक है, देखिए नेट में क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन डिक्टो उठा के पूछ देते हैं, इसलिए पिछले सालों के क्वेश्चन और भी जगह जो क्वेश्चन आए हुए हैं और एग्जाम में वो भी जरूर है आपको पढ़ना, तो इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे उठा लेती हूँ जो क्वेश्चन आए हुए होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट लगते हैं। चलिए, तो इसमें राइट ऑप्शन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा आपका। ठीक है, देखिए 1909 में अपने संगठन के बाद नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल, शॉर्ट में NAACP। ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रमुख नागरिक अधिकार संगठन है ये। क्या है ये? संगठन है। ठीक है, और यह अफ्रीकी अमेरिकी अधिकारों की ओर से कई सफल अभियानों में सबसे आगे भी रहा है, और लॉबिंग को दबाने के प्रयास से लेकर कानूनी अलगाव को खत्म करने के लिए लंबे संघर्ष और नस्लीय जो न्याय, ठीक है, के कार्यान्वयन को सुरक्षित करने के लिए अभी भी प्रयास जारी है इसका। ठीक है, तो राइट ऑप्शन है अभी देखिए जारी है, क्योंकि 20 का ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। 15 आपका क्वेश्चन है, उपग्रह प्रदर्शन निम्न में से किसके उदाहरण? संस्थागत हित समूह, सामुदायिक हित समूह, असामुदायिक हित समूह, या अप्रतिमानित हित समूह चमत्कारिक। ये भी 2020 का क्वेश्चन है, यूकेपीएससी का लेक्चरर मेंस 2020, और राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए आमंड ने समूहों का वर्गीकरण किया है, किसने? आमंड ने, और उनके संरचनात्मक रूपों के आधार पर किया है, और आमंड ने वर्गीकरण के दो आधारों को लेकर संरचनात्मक रूप तथा हित
संरक्षण के समूह को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है, ठीक है। और 4 श्रेणियां हैं संस्थागत, दूसरा आपका है असमुदायात्मक, तीसरा आपका है अप्रतिमानित या चमत्कारिक, ये वाला, चौथा आपका है समुदायात्मक, ठीक है। चमत्कारिक जो समूह होते हैं वे समूह होते हैं जो भीड़ या जैसे प्रदर्शन आदि है उसमें अनायास रूप से क्या होते हैं, एक तरीके से आपने देखा होगा कभी कभी एकदम से भीड़ आई कुछ कर दिया, कभी कभी देखा होगा आपने एकदम से कोई कहीं कुछ हो गया, ठीक है, लोगों ने प्रदर्शन करना किसी चीज को लेके शुरू कर दिया और फिर क्या होते हैं वो धीरे से खत्म, फिर विलुप्त उसे कह सकते हैं आप, ठीक है। तो ये वो होते हैं चमत्कारिक समूह जिसे कहा जाता है, ठीक है। अब अप्रतिमानिक या चमत्कारिक समूह, ठीक है। और इनसे आशय उन प्रदर्शनकारी कार्यों का होता है जो समाज में धमाके के साथ होते हैं, एक तरीके से उत्पन्न, एक धमाका लेकर आए और चले गए, एकदम से आए, कैंडल मार्च हो गया, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया, ये हो गया, उसके बाद एकदम से गायब, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, उत्पन्न होकर अनायास ही प्रवेश करते हैं और ये प्रवेश चमत्कारी व्यवहार से होता है, प्रदर्शन है, जुलूस है, दंगे हैं, झरने, जो है धरना है, प्रदर्शन है, हड़ताल है आदि के रूप में वो ये प्रकट होकर क्या होते हैं, प्रभावी हो जाते हैं, ठीक है। और आए दिन ये उत्पन्न होते रहते हैं बीच बीच में। और भारत में 1974-75 में ऐसे समूह आए दिन उत्पन्न होने लगे थे, 74 और 75 के आसपास भारत में, ठीक है। चलिए 16 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने हित अभिमुखी प्रकृत प्रकारों और अन्य प्रतिमानित समूह कार्यों में विभेद किया है, आमंड कोलमैन ने, आलमंड पावेल, ह्यू हेकले या जीन ब्रांड ने। राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, आमंड और कोलमैन ने, ठीक है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक देश बहुदलीय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, फ्रांस, ठीक है। तो भारत जैसे अपना है तो भारत में भी बहुदलीय व्यवस्था है, ठीक है, फ्रांस में, भारत में और देश माने जाते हैं, और ब्रिटेन, अमेरिका आदि देशों में द्विदलीय व्यवस्था पाई जाती है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 दल होते हैं, ठीक है, और अपने यहाँ बहुदलीय होते हैं दोनों इस जगहों पे। 18 क्वेश्चन है, पब्लिक ओपिनियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, वाल्टर लिपमैन, जेम्स ब्राइस, लॉवेल या ब्रोगन। और राइट ऑप्शन जो आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, वाल्टर लिपमैन, ठीक है। देखिए पब्लिक ओपिनियन 1922 में प्रकाशित, कब प्रकाशित हुई, 1922 में, वाल्टर लिपमैन की पुस्तक है, लिपमैन की, और यह कार्यात्मक लोकतांत्रिक सरकार का एक मूल्यांकन है, इवोल्यूशन है, और यह जनमत को मीडिया अध्ययन राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में एक मौलिक पाठ प्रदान करता है, ठीक है। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। 19 क्वेश्चन है, जीन ब्लांडेन का निम्नांकित में से कौन सी संसर्गात्मक दबाव समूह के लक्षण है, उद्देश्य आधारित संबंध, ऐच्छिक संबंध, अनौपचारिक संबंध, ठीक है। और राइट ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी तीनों ही हो जाएगा, ठीक है। तो जीन प्लांटर को विशेष रूप से पार्टी सिस्टम के सिद्धांत, मंडलों के तुलनात्मक सिद्धांत, ठीक है, और पार्टियों के सरकारों के बीच संबंधों के लिए उनके योगदान के लिए उन्हें जाना जाता है। और जीन ब्लैंडल के अनुसार संसाधित दबाव समूहों के लक्षण है जैसे उद्देश्य आधारित संबंध, ऐच्छिक संबंध, औपचारिक संगठन आदि। 20 और लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित विद्वानों में से किसने ब्रिटिश राजनीतिक दलों के बारे में यह राय दी कि कंजर्वेटिव पार्टी व लेबर पार्टी के अंदर शक्ति का बंटवारा समान है, रॉबर्ट डहल, वियोकी, रॉबर्ट मिचेल्स, रॉबर्ट मैकेंजी। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, रॉबर्ट मैकेंजी, ठीक है। तो ब्रिटेन में जैसा कि द्विदलीय व्यवस्था है, ठीक है, और कंजर्वेटिव तथा लेबर पार्टी, ठीक है, कंजर्वेटिव पार्टी है ब्रिटेन में और लेबर जो है पार्टी है, ठीक है।
लेबर पार्टी। तो दो पार्टियां हैं और पार्टी के अंदर शक्ति का बंटवारा जो है वो समान है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। और 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आधे घंटे की वीडियो बन चुकी है और आशा करती हूँ आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट और अच्छी वीडियो लगी होगी आपको। और अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आप सभी से, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।